गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पुनः कवि नागार्जुन के द्वारा रचित पाठ बादल को गिरते देखा है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए आगे देखा जाए। हम लोग गरज गरज गिरते देखा है यहाँ तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज सत सत निर्झर निर्झरणी कल से लेकर बंसी पर फिर से देखा है, यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन किया जाए। मैं वाचन कर रहा हूं, आप लोग भी सुनिए। सत सत निर्झर निर्झरणी कर मुखरित देवदार कानन में शोभित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से तुम तल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए सतदल लाल कमल बेड़ी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासों पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम नीलाभ बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ आंखों वाले उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। मेरे प्यारे बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जाति विशेष है जिसे हम किन्नर कहते हैं। तो उस किन्नर जाति का, किन्नर मीन्स ट्रांसजेंडर मत समझिएगा, किन्नर एक प्रकार की जाति है जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, उस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। उसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है, उनके रहन सहन का वर्णन किया है और साथ ही साथ हिमालय पर्वत के उस मनोहारी रूप का भी वर्णन किया है। तो आइए कविता को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सत सत निर्झर निर्झरणी कल। सत मीन्स होता है सौ। इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, सत का अर्थ होता है सौ। निर्झर, निर्झर मीन्स होता है झरना, निर्झर मीन्स झरना। निर्झरणी, निर्झरणी मीन्स होता है नदियां, निर्झरणी मीन्स नदियां, नदी को निर्झरणी कहा जाता है। कल, कल शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि नदी का जल जब ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है तो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बहने के कारण जब पत्थरों से वह जल टकराता है तो एक ध्वनि निकलती है, कल कल और छल छल की ध्वनि निकलती है, इसीलिए यहाँ कल शब्द का प्रयोग किया है। कल का मतलब आने वाला कल नहीं, या कल का मतलब बीता हुआ कल नहीं। कल से तात्पर्य नदियों के जल से जो कलकल की ध्वनि निकल रही वह कल है। कल का मतलब है कि नदियों के प्रवाहित होने से जो कलकल की आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल। मैंने आपको बताया ना कि जब पहाड़ से नदियां नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं तो जल उनका पहाड़ों से टकराते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है, तो वेग से जब वह जल आता है और पर्वत श्रृंखलाओं से टकराता है तो एक ध्वनि निकलती है, मनोरम ध्वनि निकलती है, कलकल और छल छल की ध्वनि निकलती है। तो कल से तात्पर्य नदियों के जल से, नदियों के जल के प्रवाहित होने से निकलने वाली ध्वनि विशेष। मुखरित देवदार कानन में, कानन मीन्स होता है जंगल, देवदार एक पेड़ का नाम है। देवदार एक वृक्ष है जो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि वह शीत प्रदेश में ही उगने वाला वृक्ष है, उसे हम मैदानी क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं और मैदानी क्षेत्र में वह होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जो टेम्परेचर चाहिए अधिकतम जो है 10 और 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अधिकतम, और हमारे आपके यहाँ क्या है, ग्रीष्म ऋतु में 45 डिग्री तक टेम्परेचर, 50 डिग्री तक कहीं कहीं पहुंच जाता है।
एक प्रकार से वह मैदानी क्षेत्र में वह वृक्ष नहीं हो सकता है। देवदार के जंगल, देवदार का पेड़ हिमालय के उस पर्वतीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। जो सैकड़ों ऊंचाई पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहीं देवदार का वृक्ष देखने को मिलता है। तो मुखरित देवदार कानन में, कानन में जंगल, देवदार का जंगल, देवदार कानन मीन्स होता है जंगल। तो जंगल किस चीज का जंगल? जंगल है, देवदार का जंगल है। दार मीन्स होता है पेड़, देव मीन्स देवलोक का देवदार, दार मीन्स वृक्ष होता है, पेड़ होता है। और देवदार मतलब जो देवलोक में पाया जाए उसे देवदार कहते हैं। तो पूरा हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसी कल्पना है कि वहां देवता लोग विचरण करते हैं, घूमते हैं। इसी कारण से उस पर्वतीय क्षेत्र में विशेष प्रकार के उस पाए जाने वाले वृक्ष को देवदार कहा जाता है। दार शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, लकड़ी। देवदार मतलब जो देवलोक का वृक्ष, वही देवदार है। सोणित धवल भोजपत्रों से, सोणित मीन्स होता है लाल, धवल मीन्स होता है सफेद। अब भोजपत्र क्या है? भोजपत्र, भोजपत्र जो है एक वृक्ष है, भोज उसके जो उस वृक्ष का नाम है भोज, उसके जो पत्ते हैं उसी को भोजपत्र कहते हैं। भोजपत्र से तात्पर्य वृक्ष के पत्तों से भी है, या भोजपत्र एक वृक्ष विशेष की छाल से भी बनाया जाता है। उसके वृक्ष के ऊपर जो छिलके होते हैं उसको निकाल कर भी भोजपत्र बनाया जाता है। देखिए प्राचीन काल में लोग भोजपत्रों पर ही लेखन कार्य करते, जब कापी की मतलब जब कापी की व्यवस्था नहीं थी, कॉपी चलन में नहीं आई थी, तो इन्हीं भोजपत्रों के ऊपर ही लेखन कार्य होता था। ठीक, तो सोणित लाल भोजपत्रों से, वे भोजपत्र किस रंग में है? लाल रंग में भी है और सफेद रंग में भी है। सोणित लाल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी मीन्स झोपड़ी, रंग बिरंगे और सुगंधित, भाई झोपड़ी भोजपत्रों से छाई गई है। और भोजपत्र किस रंग के हैं? लाल रंग के भी है और सफेद रंग के भी है। सोणित मीन्स लाल, धवल मीन्स सफेद। सोणित लाल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे, रंग बिरंगे से तात्पर्य विभिन्न रंग के, कोई एक रंग विशेष नहीं है, विभिन्न रंग के हैं, कई रंग के हैं, इसीलिए शब्द का प्रयोग हुआ है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे और कैसे हैं? सुगंधित, यानी उनसे एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल मीन्स होता है केस, बाल, कुंतल मीन्स बाल, केस। तो जो झोपड़ी में रहने वाली युवतियां हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि वे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को अपने बालों में लगाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, यानी अपने केश को, अपने बाल को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सजाए हुए हैं और उससे खुशबू आ रही है। इंद्रनील की माला डाले, और अपने गले में क्या है? इंद्रनील नामक मणि की माला को गले में पहने हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख देखे ना कितना चिकना होता है और उतार चढ़ाव पर जो चौड़ा होता है नीचे धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो यहाँ उन किन्नरियों के गले की समानता, उनके गले की सुंदरता की समानता शंख से बताई गई। सरीखे मतलब समान, शंख सरीखे, शंख के समान, सुगढ़ जिसे सुंदर तरीके से गढ़ा गया, बनाया गया, सुगढ़ गलों में, यानी जो किन्नरियां उन झोपड़ी में रह रही हैं, जो किन्नर जात की स्त्रियां उन झोपड़ी में रह रही हैं, वे अपने बालों में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को लगाए हुए हैं और उनका गला शंख के समान बड़ा ही सुंदर है, सुंदर ढंग से बनाया हुआ है। और उस गले में वे इंद्रनील नामक मणि को पहने हुए हैं, लटकाए हुए हैं, पहने हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में,
यहाँ मैदानी क्षेत्र की स्त्रियां क्या है, स्वर्णाभूषण कान में पहनती हैं, कर्णफूल हो गया और विविध प्रकार के आभूषण सोने के हैं जिन्हें कानों में धारण करती हैं। लेकिन वे युवतियां क्या है, कानों में स्वर्ण आभूषण नहीं पहनी है, क्या पहनी है, कानों में कुवलय का है, यानी नीले कमल को कानों में धारण किए हुए। कुवलय क्या होता है, कुवलय में नीला कमल। देखिए कमल कई प्रकार का होता है, श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल, ठीक। तो कमल की कई वैरायटी है, कमल नीले रंग का भी होता है, सफेद रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। तो कुवलय मीन्स होता है नीले रंग का कमल। तो कानों में कुवलय लगता है, वे युवतियां अपने कानों में नीले कमल को धारण किए हुए हैं। भाई केसों में क्या है, रंग बिरंगे सुंदर फूलों से अपने केसों को संवारे हुए हैं, जिससे सुगंध आ रही है, एक मतमस्त कर देने वाली सुगंध आ रही है। और उनके गले बड़े ही खूबसूरत है, शंख के समान है, और उन शंख सरीखे सुंदर गले में वे इंद्रनील की माला को धारण किए हुए हैं और अपने कानों में नीले कमल को धारण किए हुए हैं। कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में, बालों में तो मान लीजिए रंग बिरंगे फूल लगाए, लेकिन जो चोटी बनाई है वह चोटी में लाल कमल लगाई है। सतदल मीन्स होता है कमल, वेणी मीन्स होता है चोटी। सतदल लाल कमल वेणी में, उनकी चोटियों में लाल रंग का कमल जो है लगा हुआ है। आगे क्या वर्णन हो रहा है, रजत रचित मणि खचित कला में। रजत रचित, रजत मीन्स होता है चांदी, रजत मीन्स होता है चांदी। रजत मीन्स होता है चांदी। रजत रचित, चांदी से बनी, मणि खचित जिसमें मणियों को लगाया गया, कला में जो बड़ी कलाकारी से बनाए गए, पान पात्र द्राक्षासव पूरित। पान पात्र यानी पीने का बर्तन, द्राक्षासव मीन्स होता है अंगूर की मदिरा, अंगूर का शराब, पूरित मतलब भरा। अर्थ यहाँ यह है कि जो उनके मदिरा पीने का बर्तन है वह चांदी का बना हुआ है और उसमें नक्काशी करके मणियों को लगाया गया है, और वे पान पात्र अंगूर की शराब से पूरी तरह से भरे। पान पात्र द्राक्षासव पूरी, द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, आसो मीन्स होता है रस, अंगूर का रस मतलब अंगूर की शराब। द्राक्षा मीन्स अंगूर, द्राक्षा धन आसव द्राक्षासव, तो द्राक्षा मीन्स अंगूर, आसव मीन्स उसका निचोड़, उसका रस, तो द्राक्षासव का अर्थ होगा अंगूर की शराब। रखे सामने अपने अपने, वो जो किन्नर जाति के स्त्री पुरुष हैं वे अपने अपने सामने अंगूर की शराब को रखे हुए हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी मतलब जैसे सामान्यतः स्टूल जो होता है उसमें 4 पैर होते हैं, जो हमारा आपका डेस्क बेंच है उसमें भी 4 पैर है, लेकिन त्रिपदी का मतलब तो जिसमें 3 ही पैर बने, 3 ही पांव, वही त्रिपदी है। तो बताया जा रहा है कि लाल चंदन की बनी हुई त्रिपदी पर वह पान पात्र द्राक्षासव से पूरित है, वही रखा गया है। शराब भरकर उस मदिरा के बर्तन में मदिरा भरकर उसे उस त्रिपदी पर रखा गया है। लोहित लाल लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी माने, मदिरारुण आंखों वाले। यहाँ यही बताया गया है कि लाल चंदन की बनी हुई त्रिपदी है, उस पर चांदी से बने हुए रत्नों से जड़े हुए पान पात्र हैं जो अंगूर की शराब से भरे हुए हैं, और वे किन्नर जात के स्त्री पुरुष कस्तूरी मृग के मृग छाल पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरारूढ़, मदिरा धन आरूढ़, आरूढ़ मीन्स होता है लाल, मदिरा मीन्स होता है शराब।
मदिरारुण आंखों वाले उन सर्वनाम उन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किन्नर और किन्नरियों के लिए हुआ है, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को फिरते देखा है। तो मृदुल मीन्स होता है कोमल, उन्मद मीन्स होता है उन्मत्त, मनोरम मीन्स सुंदर। कहता है कि उन शराब के नशे में उन्मत्त किन्नर और किन्नरियों को मैंने बंसी बजाते हुए देखा है, बादल को हिलते हुए देखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह शब्दार्थ रहा। आइए भावार्थ देखा जाए। कविता की इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेक प्रकार के झरने और नदियां कलकल छलछल की ध्वनि करते हुए उस हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर प्रवाहित होती है, गिरती रहती है। वहां देवदार के जंगल है और उन देवदार के जंगलों के बीच में लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई बनाई हुई कुटिया के भीतर किन्नर जाति की स्त्री और पुरुष रहते हैं। उन कुटियों के भीतर रहने वाली स्त्रियों के केस विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से सुसज्जित है। स्त्रियां अपने गले में इंद्रनील नामक मणि को धारण किए हुए हैं और उनके गले बड़े ही खूबसूरत हैं, शंख के समान बड़े ही सुंदर है, सुंदर है। किन्नर जात की वे स्त्रियां अपने शंख सदृश सुंदर गले में इंद्रनील नामक मणि को धारण किए हुए हैं। अपने कानों में वे स्त्रियां अपने कानों में नीले कमल को धारण किए हुए हैं और उनके जो चोटी में, उन स्त्रियों की चोटी में, वेणी में लाल कमल सुशोभित हो रहे हैं। कवि आगे कहता है कि ऐसे किन्नर जात की स्त्रियों और पुरुषों के सामने चांदी के बने हुए, रत्नों से जड़े हुए बड़े ही सुंदर पानपात्र लाल चंदन की बनी हुई त्रिपदी पर रखे हुए हैं और जो अंगूर की मदिरा से परिपूर्ण है, भरे हुए। और वे किन्नर किन्नरियां उस पान पात्र के अगल बगल कस्तूरी मृग की छाल पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं और मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें लाल हैं। वे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, उनकी आंखें लाल हैं। कवि कहता है कि इस प्रकार के किन्नर किन्नरियों को मैंने हिमालय की उस ऊंची पर्वत श्रृंखला पर निवास करते हुए देखा है कि किस तरह वे द्राक्षासों का पान करने के बाद, अंगूर का शराब पीने के बाद मदमस्त हो जाते हैं और फिर वे मदमस्त होकर बंसी बजाते हैं। तो कवि कहता है कि मैं इस तरह से हिमालय पर्वत की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर मैंने इन सारे दृश्यों को देखा है, बादल को हिलते हुए देखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस तरह इस पाठ का भावार्थ समाप्त हुआ। तो आप लोग इस स्टेंजा का भावार्थ शब्दार्थ के साथ लिख लीजिएगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरे द्वारा दिए गए लेखन कार्य को आप लोग क्रमबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। तो इस पाठ में अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें आप सर्वप्रथम कवि नागार्जुन का एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखे होंगे,
बाकी जो पढ़ाया गया है उसे शब्दार्थ के साथ उसका भावार्थ लिखे ही होंगे, अवश्य लिखे होंगे। और आज एक होमवर्क और है आपके लिए कि आप इस पूरी कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू। बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।